विद्यार्थियों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट को। और ये है शासन के प्रकार में एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। तो एकात्मक शासन क्या होता है, जिसमें पूरा संविधान जो होता है वो एक ही पार्टी का होता है, उसके माध्यम से ही सारा संविधान में काम किए जाते हैं। तो एकात्मक सरकार संविधान को हम पढ़ेंगे, शासन को, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे इनके गुण क्या होते हैं, एकात्मक शासन के गुण क्या हैं। उसके बाद फिर उसके हम दोष को पढ़ेंगे। ठीक वैसे ही इसके बाद अगले पार्ट में हम संघात्मक शासन को पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं और फिर गुण और दोष को। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। एकात्मक शासन वह होता है जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित कर दी जाती है और स्थानीय सरकारों का अस्तित्व एवं शक्तियां केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं। अब विभिन्न विद्वानों ने इसकी जो परिभाषाएं दी हैं उसमें नंबर 1 आता है डाइसी। डाइसी कहता है एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। गवर्नर कहते हैं यह शासन की वह प्रणाली है जिसमें संविधान केंद्रीय शासन के एक अथवा एक से अधिक अंगों को पूरी शक्ति प्रदान करता है और इन्हीं से स्थानीय सरकारों को अपनी सारी शक्ति तथा अपना अस्तित्व प्राप्त होता है। तो इन परिभाषाओं से पता लग जाता है कि एकात्मक शासन में केंद्र तथा प्रांतों में वैधानिक दृष्टि से शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता, अपितु सारी शक्तियां केंद्र के पास ही होती हैं। यह केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि व्यवहार में भी समस्त शक्तियों का वह स्वयं ही प्रयोग करे अथवा प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को दे दे। वर्तमान समय में इंग्लैंड, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, इटली आदि राज्यों में एकात्मक सरकार का रूप देखने को हमें मिलता है। अब एकात्मक शासन की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो पहली विशेषता है संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं। एकात्मक शासन में संविधान के अनुसार संपूर्ण राज शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होती है और केंद्र तथा इकाइयों की सरकार में उसका विभाजन नहीं किया जाता। केंद्रीय सरकार संपूर्ण देश में और सभी विषयों के संबंध में सर्वोच्च होती है और इस सरकार द्वारा प्रत्येक प्रकार का कार्य किया जा सकता है। दूसरा है स्थानीय सरकारों की केंद्र पर निर्भरता। एकात्मक शासन के अंतर्गत स्थानीय सरकारों का स्वरूप एवं शक्तियां केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को अनेक इकाइयों एवं प्रांतों में विभक्त किया जा सकता है, किंतु इन प्रांतीय सरकारों का संपूर्ण अस्तित्व केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान के अनुसार प्रांतीय सरकारों की अपनी कोई पृथक एवं स्वतंत्र शक्ति नहीं होती। तीसरी बात आती है इकहरी नागरिकता। एकात्मक शासन प्रणाली वाले राज्यों में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। यद्यपि इकहरी नागरिकता होने का तात्पर्य आवश्यक रूप से एकात्मक शासन नहीं होता। अब एकात्मक शासन के गुण या मेरिट्स क्या हैं? नंबर 1, प्रशासन में एकता। एकात्मक शासन के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में एक प्रकार के कानून होते हैं और इन सभी कानूनों को केंद्रीय शासन के निर्देशन के अंतर्गत कार्य रूप में परिणत किया जाता है। परिणामतः संपूर्ण राज्य में प्रशासन की एकरूपता बनी रहती है। इस शासन में प्रशासनिक एकरूपता के साथ साथ नीति संबंधी एकरूपता भी बनी रहती है। प्रशासन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में नीति निर्धारण केंद्रीय शासन द्वारा ही किया जाता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से नीति निर्धारण संबंधी वह एकरूपता आ जाती है जो कि राज्य की उन्नति और कुशल प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रशासनिक शक्ति संपन्नता। केंद्रीय शासन के हाथ में संपूर्ण शक्ति निहित होने के कारण केंद्रीय सरकार जनता के हित को दृष्टि में रखकर सभी विषयों के संबंध में ठीक प्रकार से और दृढ़ता के साथ कार्य कर सकती है। इस शासन व्यवस्था में शक्ति का केंद्रीकरण होने के कारण प्रशासन का संपूर्ण उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार का ही होता है। केंद्रीय सरकार के सबल होने और उत्तरदायित्व के निश्चित होने के कारण प्रशासन में कुशलता आ जाती है। नेक्स्ट है संकट काल के लिए उपयुक्त। युद्ध, आर्थिक संकट और अन्य प्रकार की असाधारण परिस्थितियों में शीघ्रतापूर्वक निर्णय करने, उन्हें गुप्त रखने और उन्हें शीघ्र कार्यरूप में परिणत करने की आवश्यकता होती है और इस प्रकार से शीघ्रतापूर्वक कार्य केवल एकात्मक शासन के द्वारा ही किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत शक्ति का केंद्रीकरण होता है। इसी बात को दृष्टि में रखकर भारतीय संविधान के अंतर्गत संकट काल के समय
संघात्मक शासन को एकात्मक शासन में परिवर्तित करने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है संगठन की सरलता। संगठन की दृष्टि से एकात्मक शासन बहुत सरल होता है। इसकी अतिरिक्त इस संगठन में पर्याप्त परिवर्तनशीलता भी रहती है। केंद्रीय सरकार आवश्यकतानुसार शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता। शासन की एकात्मकता के कारण संपूर्ण देश के लिए एक से कानून होते हैं। एक ही प्रकार से उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की व्यवस्था होती है और एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था होती है। सभी देशवासियों के एक ही प्रकार की परिस्थितियों में रहने के कारण स्वाभाविक रूप से उनमें राष्ट्रीयता के बंधन बहुत अधिक दृढ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट है मितव्ययता। इससे विविध स्थानों पर केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के दोहरे कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती और शासन में मितव्ययता रहती है। नेक्स्ट है छोटे देशों के लिए उपयुक्त। एकात्मक शासन छोटे देशों के लिए बहुत उपयुक्त सिद्ध होता है क्योंकि यह उनमें सब भेद समाप्त करके संगठन और एकता स्थापित कर देता है। अब एकात्मक शासन के दोष। नंबर 1, केंद्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय। एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय शासन में निहित होती है, अतः स्वाभाविक रूप से यह भय रहता है कि केंद्रीय सरकार शासन के सभी क्षेत्रों में मनमानी न करने लगे। व्यवहारिक अनुभव के आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि शक्तियों के केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप कम या अधिक रूप में निरंकुशता की प्रवृत्ति पनपती है। नेक्स्ट है राजनीतिक चेतना जागृत करने में असमर्थ। प्रजातंत्रीय शासन की सफलता नागरिकों की राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है, किंतु ये राजनीतिक चेतना एकात्मक शासन में ठीक प्रकार से उत्पन्न नहीं होती। एकात्मक शासन में एक ही मंत्रिमंडल और विधानमंडल होने तथा स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था भी अपेक्षाकृत कमजोर होने के कारण जनता को सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि लेने तथा शासन में हाथ बटाने का पूर्ण अवसर नहीं मिलता है। इसलिए जनता की सार्वजनिक कार्यों में रुचि कम हो जाती है और वह उदासीन होने लगती है। प्रशासन में भाग लेने का अवसर न मिलने के कारण जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है अक्षम और अकुशल शासन। एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार के हाथों में निहित रहती है, किंतु राज्य के किसी एक विशेष स्थान पर स्थित केंद्रीय सरकार से इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि वह देश के विभिन्न भागों की आवश्यकताओं को ठीक प्रकार से समझकर उचित रूप से शासन कर सकेगी। यद्यपि एकात्मक शासन में भी प्रांतीय सरकारों की स्थापना की जा सकती है, किंतु ये प्रांतीय और स्थानीय सरकारें पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार पर निर्भर होने के कारण ठीक प्रकार से प्रशासन कार्य नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है स्थानीय संस्थाओं के कार्य में बाधा। स्थानीय संस्थाओं की सफलता के लिए इन संस्थाओं के पास पर्याप्त शक्ति और आय के स्वतंत्र स्रोत होने चाहिए। यद्यपि एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में भी स्थानीय संस्थाएं होती हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार का नियंत्रण बहुत अधिक होने के कारण ये संस्थाएं ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती। तो ये स्थानीय संस्थाओं के कार्य में बाधा डालती है एकात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है नौकरशाही का शासन। एकात्मक शासन में जनता को शासन में सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए शासन शक्ति सरकारी कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है, और जब सरकारी कर्मचारियों के हाथ में शासन शक्ति केंद्रित हो जाती है तो नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो पूरी तरीके से हावी हो जाती है और जनता की आवाज़ शासन के ऊपर के स्तर पर
पहुंच ही नहीं पाती है। और यह एकात्मक शासन की सबसे बड़ी विफलता होती है, जिसमें आम आदमी को न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है विविधताओं वाले विशाल राज्यों के लिए अनुपयुक्त। छोटे राज्यों में एकात्मक शासन भले ही सफल हो जाए, लेकिन बड़े क्षेत्रफल और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में, जहाँ पर भाषा, नस्ल, धर्म और संस्कृति की विविधताएं हों, एकात्मक शासन के आधार पर कार्य किया ही नहीं जा सकता। इस प्रकार की विविधताओं वाले विशाल राज्यों के लिए तो संघात्मक शासन पद्धति ही उपयुक्त मानी गई है। तो अगर हम भारत जैसे विशाल देश की बात करें, जहाँ पर दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की जनसंख्या है, बड़ी बहुत बड़ा क्षेत्रफल है हमारा, और यहाँ पर हर 20 किलोमीटर के बाद कहते हैं कि बोली बदल जाती है। तो यहाँ पर भाषा, नस्ल, धर्म और संस्कृति, धर्म धार्मिक रूप से हम बहुत क्या चाहिए, विविध धर्मों का यहाँ कहना चाहिए बोलबाला है। तो ऐसे में एक शासन के द्वारा, एकात्मक शासन के द्वारा सारे देश को एक रूप में बांधे रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए भारत जैसे देश में आप देखेंगे एकात्मक शासन का रूप है, लेकिन संघवाद दिखाई देता है, और रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है इस चीज़ को पूरा करता है। संघ के रूप में कई बातें भारत में नहीं है, जैसे हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है, लेकिन तो भी कुछ हद तक भारत जैसे देश के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे संघात्मक शासन। और आप लोग जो मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो आप अपने कमेंट्स देते रहें और अपने विचार दें, और इसको परीक्षा के लिए उपयुक्त मानते हुए पढ़ने में जोर लगाएं, जिससे आपकी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए और आप एक अच्छे नागरिक बन सकें। धन्यवाद।